फिर से नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंदू और मैं एक रिकवर्ड अल्कोहलिक। दिस इज डिफरेंस। मैं क्योर्ड नहीं हूँ बट रिकवर्ड हूँ। क्योर तो कभी होने वाला नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये सेशन पढ़ाई कम और क्वेश्चन आंसर ज्यादा, क्योंकि जो भी मैं पढ़ने वाला हूँ या जहाँ से भी मैं उठा के कुछ पढ़ने वाला हूँ सबके लिए अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है। पॉइंट इज किसी ना किसी को ये मैं देखा है कि हर सेशन में स्पीकर आता है, बोल के चला जाता है। किसी के पास कुछ डाउट रहता है तो उसको कुछ पूछने का चांस नहीं होता है। मैं जिन लोगों के साथ ट्रैवल करता हूँ उनको भी यही मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर का एक सेशन जरूर रखा जाए, बट खैर नॉर्मली होता नहीं है। एनीवे, ट्रेडिशन 10 जो इलस्ट्रेशन है उसमें आपने देखा होगा कि खास कुछ है नहीं। राइटअप इज वेरी वेरी स्केची, बहुत ही कम है बाकी ट्रेडिशन को कंपेयर करने से। तो ये हमें ये ट्रेडिशन मिला कहाँ से? तो बेसिक बात शुरू होती है वॉशिंगटोनियन मूवमेंट से। अभी इसका जिक्र मैं इधर ए कम्स ऑफ एज से ही करूंगा। नहीं, ए कम्स ऑफ एज नहीं, ये है ग्रेप वाइन में एक आर्टिकल है, बिल डब्ल्यू ने लिखा है। हमें वो अपना एक डीप इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट को क्या बोलते हैं अभी मालूम नहीं, क्या क्या बोलते हैं रवि, इंस्टिंक्ट को क्या बोलते हैं? सर चाहत। शायद नहीं। एनीवे, आप अपने को पहले से ही मालूम था कि हमें कुछ भी हो जाए प्रोवोकेट नहीं होना पब्लिक से, और किसी भी फाइट में साइड नहीं लेना है, ये कितना भी वो जायज लगे। हिस्ट्री हमें मतलब इतिहास हमें बताती है कि झगड़े से लोग सुधरते नहीं, मरते ज्यादा है। तो और हम जब रिकवरी में आते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है, तो थोड़ा बहुत एक एरोगेंस आता है। वो आता ही है वो। एक तो हम ईगो डिफ्लेशन की बात करते हैं और थोड़ी सोब्राइटी आने के बाद वो एक री इन्फ्लेशन ऑफ ईगो होता है। पहले हम अनोनिमस होते थे डर से, अभी अनोनिमिटी का दूसरा मीनिंग ये भी है कि ईगो डिफ्लेट रखे ही रहो, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होता है। ये आपने देखा भी होगा, ओल्ड टाइमर्स हमने बहुत सारे देखे हैं। सबके आसपास ऐसे लोग होते ही हैं। तो ये वॉशिंगटोनियन मूवमेंट था 1830 1840 के आसपास। उनको ऑलमोस्ट आंसर मिल ही गया था जो हमें आंसर मिला था अल्कोहलिज्म का, बट वो अपने रास्ते से भटक गए, क्योंकि जब उनके उनके साथ एक भीड़ इकट्ठा हो गई तो ये कुछ धार्मिक लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स के नजर में ये आया। तो एक तैयार क्राउड मिली है तो उसको यूटिलाइज करने के लिए लोग तैयार थे। और उस टाइम में अमेरिका में भी ऐसा कुछ टाइम चल रहा था, ब्लैक व्हाइट को झगड़े चल रहे थे, टेम्परेंस मूवमेंट चल रहा था, काफी सारे इश्यूज चल रहे थे। तो वॉशिंगटन मूवमेंट में जितने भी लोग थे उनको एक टेम्पटेशन आया कि क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। तो धीरे धीरे करके जो मैसेज अपना, जो सिंगलनेस ऑफ पर्पस अपना जो आज हम जानते हैं, उनके पास था, तभी शुरू में था, बट धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो गया। और वो धीरे धीरे एक जनरेशन भी नहीं चल पाई। वो 1 लाख तक मेंबर हो गए थे, धीरे धीरे वो मर ही गई, गायब ही होगी बिल्कुल। तो उसके बाद हम आते हैं और ये सब बिल को पता चला जब वो ट्रेडिशन लिखने बैठा। तो फिर आते हैं हम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से हम क्यों निकले। तो मिडिल ऑफ 1937, एंड ऑफ 1937 तक हम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से भी निकले, क्योंकि वहां पे वो अब्सोल्यूट्स बहुत थे। और बिल का कहना है कि शराबी ऐसा होता है किसी की वो सुनने वाला नहीं, एटलीस्ट अब्सोल्यूट्स
नहीं सुनता है किसी की भी। वो 4 एब्सोल्यूट्स हैं, वो मैं पढ़ूंगा नहीं यहाँ पे। तो उससे लोगों को तकलीफ होने लगी। धीरे धीरे ऑक्सफोर्ड ग्रुप से हम निकल गए। काफी मतलब बिल बहुत ग्रेटफुल है ऑक्सफोर्ड ग्रुप के लिए। उसको सोबराइटी का वो जो पहला सुराग वहीं से मिला था, एबीटी भी वहीं से आया था, रोलैंड हैजार्ड भी वहीं गया था। तो हमने बहुत कुछ सीखा ऑक्सफोर्ड ग्रुप से। क्या करना है वो नहीं, क्या नहीं करना है हमने वो सीखा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ग्रुप का वो एक प्रिंसिपल था, पब्लिक लाइट में आना। तो ये बिकॉज हमें वो अनोनिमिटी चाहिए थी हमें, क्योंकि हम डरे हुए लोग थे तभी। तो इसलिए हमारा जो अनोनिमिटी का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट था ऑक्सफोर्ड का जो प्रोमिनेंटली आना, पब्लिक में प्रोमिनेंटली अपने आप को पेश करना। और और प्रोमिनेंस का हमें मालूम है कि क्या होता है कि एक शराबी अपने ही कम्युनिटी में रिकवर होके थोड़ा फेमस होने लगता है तो अपने आप को मैं तब की बात कर रहा हूँ, अपने आप को एडवर्टाइज करने लग जाता है, उस मूवमेंट को एडवर्टाइज करने लग जाता है, और फिर वो कभी गिर गया तो मूवमेंट को बहुत खतरा होता है। तो ये सब बातें बिल को तब तक समझ में आ गई थी कि इसमें डेंजर कितना है। इसीलिए वो धीरे धीरे वहां से निकल पड़ा। बट स्टिल ग्रेटफुलनेस अभी भी है। ऑक्सफोर्ड ग्रुप ने हमें काफी कुछ दिया है, उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। उतना तो लिटरेचर में बोलता ही रहता है। और फिर अच्छा, ये लॉन्ग फॉर्म जो आपने पढ़ा, दैट डज नॉट मैच विद इंग्लिश लॉन्ग फॉर्म, क्योंकि उसमें ये है, नो ए ग्रुप शुड एवर in such a way as to implicate AA, express any opinion on outside controversial issues. ये अगला पार्ट है वो मिसिंग है। पर्टिकुलरली दोज ऑफ पॉलिटिक्स, अल्कोहल और सेक्टेरियन रिलीजन, मतलब सांप्रदायिक धर्म। Alcoholics Anonymous groups oppose no one concerning such matters. They can express no views whatever. तो ये जो पर्टिकुलरली का पार्ट है वो शायद हिंदी फॉर्म में हिंदी से मिसिंग है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, वो पिछले से पिछले साल हम बीड़ गए थे, वहां पे एक इंटर ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा था। वहां पे हमें बोला गया, हमारे साथ एक सीनियर मेंबर भी थे, आप जानते हैं उनको। ये हमने वहां पे एक ट्रेडिशंस का वर्कशॉप किया, और वहां पे पहली बार हमें पता चला कि मराठी 12x12 में ट्रेडिशंस का लॉन्ग फॉर्म है ही नहीं। ये मानो अभी कितने साल हो गए थे प्रिंट होके, और तब जाके मालूम पड़ा कि लोगों को, मतलब आप ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग पढ़ते हैं। एंड मेरा ये मानना है कि जो अंग्रेजी पढ़ सकता है, वो दूसरे लैंग्वेज को हाथ ही नहीं लगाता है। तो इसलिए जो जानकार लोग हैं, जो पता कर सकते थे कि उसमें मिसिंग है, वो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, कि उनको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आज के दिन भी वैसा ही स्टेटस है, अभी तक वो रेक्टिफाई नहीं हुआ। होपफुली कभी ना कभी हो जाएगा। तो अभी हम अगले महीने जा रहे हैं, नहीं इसी महीने के एंड में, वहां पे उनकी मांग थी, ये बीड फेलोशिप है रूरल महाराष्ट्र में, उनका वो था कि कॉन्सेप्ट्स के बारे में वर्कशॉप लिया जाए। तो यहाँ से हमने बोला कि भैया कॉन्सेप्ट्स तो दूर की बात, पहले सर्विस क्या है उसके ऊपर एक वर्कशॉप कर लेते हैं, बाद में कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे। मतलब रीडिंग पब्लिक बहुत कम है, बट जो रीड कर सकते हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि ये पहुंचाए किसी न किसी तरह से। सो ये होगी, ये हो गया। क्या था, अभी मैं अंग्रेजी से पढ़ के बताऊं। Washingtonian Society, a movement among alcoholics of a century ago, almost discovered the answer to alcoholism. At first, the society was composed entirely of alcoholics trying to help each other. पहले यह Washingtonian Society थी, सिर्फ अल्कोहलिक्स की बनी हुई थी, सिर्फ और एक दूसरे को मदद करने के लिए। और उनको ये भी एहसास था कि हमें सिर्फ यह एक ही एम से चलना पड़ेगा।
मतलब कुछ समय तक वो ऑलमोस्ट ए की, आज जो ए है उसकी तरह ही थे। फिर वो 100,000 मार्क, मतलब 1 लाख मार्क तक पहुंच गया, और वो सरवाइव कर सकते थे अगर सिर्फ एक ही पर्पस के साथ टिके रहते थे। बट ऐसा हुआ नहीं। वॉशिंगटोनियंस permitted politicians, reformers, both alcoholic and non-alcoholic, to use the society for their own purposes. ये जो मैं वो ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहा था, abolition of slavery was an issue then. तो वॉशिंगटोनियन स्पीकर, अभी स्पीकर से अच्छे इनके, तो ये पब्लिकली साइड लेने लग गए। तो अभी वो वहां तक भी ठीक था, बट जब ये रिफॉर्म पे उतर आए ना, जब वॉशिंगटोनियंस के वो हम अमेरिका का ड्रिंकिंग ही बदल देंगे ऐसा एक वो इश्यू लेके चले, तो उनको पब्लिक का सिंपैथी बिल्कुल ही उठ गया। तो ये लेसन जो हमने वॉशिंगटोनियंस से सीखा थे कि हमें पब्लिक कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं। इसलिए वहीं से ये नींव, ट्रेडिशन 10 की नींव पड़ी। अल्कोहलिक्स हैज नो ओपिनियन ऑन आउटसाइड इश्यूज, हैंस द ए नेम नेवर ऑट टू बी ड्रॉन इनटू पब्लिक कंट्रोवर्सी। मतलब हमें पब्लिक की नजरों से दूर रहना है। एक और चीज है इसमें, ए एज ए मेंबर ए को पब्लिक की नजरों से दूर रहना है, बट ए शुड बी विजिबल, नहीं तो हमें ढूंढेगा कोई, ढूंढ कैसे पाएगा। तो आगे इससे ज्यादा मेरा अंग्रेजी टू हिंदी अनुवाद थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। सो ओके, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में से ए क्यों निकली, वो है ए इसमें ए कम्स ऑफ एज में, पेज 74-75 मेरे एडिशन में। तो अगेन बात वही है कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स ऑन कॉन्ट्ररी डिपेंडेड वेरी मच अपॉन द यूज ऑफ प्रोमिनेंट नेम्स। यहाँ पे फिर वो पर्सनालिटीज उभर के आने लग गए, और वो अलग अलग इश्यूज के ऊपर बात करने लगे, तो अपना वो मैसेज डाइल्यूट होता गया। और फिर वहां पे एक तो था कि थोड़ा ये रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ रिकवरी, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। और ये स्पेशली जो न्यूयॉर्क साइड के लोग थे उनको ज्यादा ये पसंद नहीं था। आपको मालूम है राइटिंग ऑफ द बिग बुक में वहां पे एक रेजिस्टेंस था कि गॉड बिल्कुल ही निकाल दो, फिर गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह, वो वहां पे पता नहीं लोगों को। इसलिए ऑक्सफोर्ड ग्रुप थोड़ा थोड़ा लोग निकलने लगे। बाय 1937 बिल्कुल ही निकल गए थे, और आई थिंक बाय 39 अपनी किताब आई। फिर धीरे धीरे फिर अभी फिर 1941 के आसपास तो उसका आर्टिकल आया ना, क्या नाम था, सैटरडे इवनिंग पोस्ट, क्या नाम था उसका, वो क्या नाम था भाई उसका जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल आया था जैक सैटरडे इवनिंग। अलेक्जेंडर। हाँ, जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल आया था, तब तादाद बढ़ने लग गई, और काफी पत्र आने लग गए बिल को। तभी तो ऑफिस तो कुछ था नहीं, आई थिंक ट्रस्ट या जो भी है वो फॉर्म हो गया था, उसको क्या नाम बोलते हैं उसको, एनीवे तो पत्र व्यवहार होने लगा, तो काफी सवाल आने लग गए मेंबर्स से कि अभी हमारे इतने ग्रुप हैं, ग्रुप्स पे ये प्रॉब्लम है, इंटर ग्रुप प्रॉब्लम है, इनसाइड द ग्रुप प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। तो बिल का एक तरह का एक जवाब होता था कि आपका खत मिला, और मेरी समझ में आपका प्रश्न ऐसा मेरे को समझ में आता है, ये प्रॉब्लम फलाने प्रॉब्लम की तरह है, सिमिलर प्रॉब्लम और कहीं पे आया था, तो उन्होंने ये किया जो भी किया, और उनको नतीजा ये मिला। और फिर वो बोलते थे कि तुम भी करके देखो, अगर तुम कुछ अलग कर रहे हो, विश यू ऑल द बेस्ट, और जो भी कर रहे हो हमें वापस जवाब दो। तो ऐसे करके ये डेटाबेस इकट्ठा करते गए बिल,
उसमें से वो ट्रेडिशंस वहीं से फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम फेलोशिप। तो ऐसा करते करते ट्रेडिशंस बने। ये सब के पीछे काफी कुछ खून बहा है, क्योंकि जितने रिकवरीज हैं उसमें से कई सारे फेलियर्स भी होते थे। प्रोपोर्शन परसेंटेज ऑफ रिकवरी आपको मालूम ही है। तो ये काफी खून बहा है ट्रेडिशन ये बनने में। एंड रिकवरी मूवमेंट सिर्फ ए नहीं है, उससे पहले भी 1740 के आसपास से ही रिकवरी मूवमेंट्स आते गए हैं, मतलब उभरते गए हैं। बट कोई भी अपना एक जनरेशन पार नहीं कर पाया, क्योंकि उनके पास ट्रेडिशन नहीं थे, ना ही उनके पास कुछ प्रोग्राम था जिसके इर्द गिर्द लोगों को जमा कर सके। एक कोई तो एक कॉमन पर्पस चाहिए ना, एक कॉमन एजेंडा चाहिए जिसको पकड़ के लोग रहें। एंड ट्रेडिशन ने बिखरने नहीं दिया, और कॉमन पर्पस को नजर में रखते हुए सब लोग मतलब मूवमेंट फेल नहीं हुआ कहीं पे। और सबसे बड़ी बात तो बिल ने वही की कि वो पूरा फेलोशिप को हैंड ओवर कर दिया 1955 में। तो इसलिए ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन हम लोगों तक ये ए पहुंची है। हमने हमारी जान बची है ए के ट्रेडिशन से। अगर ट्रेडिशन नहीं होते तो स्टेप्स तो हमारे तक पहुंचते ही नहीं थे, मतलब अमेरिका से बाहर ही नहीं निकलती थी ये। तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर नाउ एंड लेट अस गो इनटू Q&A। एंड आई होप सम ओल्ड टाइमर जितने भी हैं यहाँ पे वो भी कुछ साथ दें, क्योंकि ये अपने को मिल के सीखने का प्रोग्राम है। मतलब ये एटलीस्ट ट्रेडिशंस, ये स्टेप्स का तो हम रोज सुन ही लेते हैं ग्रुप्स में, बट ट्रेडिशंस का हम सुन नहीं पाते। सो आई थिंक वी शुड गो इनटू क्वेश्चन आंसर स्ट्रेट अवे। टेक इट अवे रवि। विमल सर कुछ ऐड करेंगे सर आप? रवि भाई कहता पहले वो चेकलिस्ट ले लें, एक बार चेकलिस्ट करवा लें नंदू जी। ठीक है। हाँ वही क्वेश्चन आंसर चेकलिस्ट। यस। रवि रीड इट इन हिंदी। Do I ever give impression that really in a opinion on a doctor, psychiatrist, churches, hospital, jail, alcohols, prescribed medication, other drug, other 12-step program, vitamin, Al-Anon, the federal or state government? क्या मैं इंप्रेशन दिखाता हूं कि ए का कोई ओपिनियन डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, चर्चेज, हॉस्पिटल, जेल, अल्कोहल और अदर ड्रग्स, अदर प्रोग्राम, विटामिन, अदर गवर्नमेंट के बारे में होता है कुछ? तो इसका ये तो इसलिए हम पहले बोलते हैं ना कि ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ, हम स्पीकर से भी सुनते ना, ये ए का ओपिनियन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। ये हम एक पहले से ही एक राइडर डाल देते हैं ना बीच में। सर अगला क्वेश्चन है, कैन आई ऑनेस्टली शेयर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कंसर्निंग एनी ऑफ दोस विदाउट गिविंग द इम्प्रेशन दैट आई एम स्टेइंग द ए ओपिनियन? क्या मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, वो इम्प्रेशन देता हूं कि ये ए के ओपिनियन नहीं है? ये तो मैंने अभी बोला ना कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं ए का क्या बोलते हैं, आई एम नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए, हिंदी में कैसे बोलते हैं इसको, मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। ऐसा तो हम बोलते हैं ना, आपने काफी बार सुना होगा। यस सर। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इन ए हिस्ट्री गेव राइज टू ओवर 10 ट्रेडिशन? ए के इतिहास का 10 ट्रेडिशन बनने में कौन सा हिस्ट्री का भाग है? ये तो सर वही है जो आपने बताया भी, वॉशिंगटन सोसाइटी का, वॉशिंगटोनियन सोसाइटी वॉशिंगटन प्लस ऑक्सफोर्ड। प्लस ऑक्सफोर्ड। फोर्थ है, व्हाट वुड ए बी विदाउट दिस ट्रेडिशन एंड वेयर वुड आई बी?
अगर ये ट्रेडिशन ना होता तो ए कहाँ होता और मैं कहाँ होता अभी तक। हाँ, तो ये भी वही था ना कि अगर हम वैसे ही रहते वॉशिंगटन ऑक्सफोर्ड की तरह, हम भी गुजर चुके होते और ए मेरे तक पहुंचती नहीं थी। Fifth question, do I breach this or any of its supporting tradition in subtle, perhaps unconscious way? क्या मैं किसी तरीके से दूसरे ट्रेडिशन को ब्रेक करता हूँ किसी अनजाने तरीके से? जाने अनजाने तरीके से मैं कुछ ये हमें अपने अपने एक्सपीरियंस में जाके बोलना पड़ेगा। मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं ना करूं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। Sixth question, how can I manifest the spirit of this tradition in my personal life outside A, inside A? ये जो ट्रेडिशन है इसको मैं अपने पर्सनल लाइफ में ए के अंदर भी और ए के बाहर भी मैं कैसा इसको दिखाना चाहता हूँ। जी, हेलो, ये विमल जी जरा आप बोलेंगे इसके ऊपर। मैं शराब में ना भी बोले, आवाज आ रही है ना मेरी रवि? यस सर। तो ये कह रहे हाउ कैन आई मैनिफेस्ट द स्पिरिट ऑफ दिस ट्रेडिशन इन माय पर्सनल लाइफ आउटसाइड ए इनसाइड ए, कि इस ट्रेडिशन को मैं ए के अंदर और ए के बाहर, जो इस ट्रेडिशन की भावना है उसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, कैसे व्यक्त कर सकता हूँ अपने व्यवहार में, अपनी बोलचाल में, अपने तरीके से, वो कैसे कर सकता हूँ। तो इसका मैं एक बड़ी मजेदार चीज है, मेरे को ये सवाल पढ़ के आई ध्यान में कि स्टेप, टेंथ ट्रेडिशन को अगर मैं 10th स्टेप के साथ में जोड़ूं, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर बनता है कि 10वें कदम में वो कहता है कि वी सीज टू फाइट एनीवन और एनीथिंग। हमने किसी भी चीज से या किसी भी व्यक्ति से लड़ना बंद कर दिया है। वो 10वें कदम में कहता है, एक बुक में लिखा है, और वही चीज यहाँ पे वो हमें करने के लिए कह रहा है। हमें विवाद में पड़ना ही नहीं है, कंट्रोवर्सी में जाना ही नहीं है हमें। तो मतलब यही है कहने का कि 10th स्टेप और 10th ट्रेडिशन पैरेलल ही चलेंगे। मैं ए के बाहर भी, ए के अंदर तो मैं वैसे ही बड़ा भला मानस बन के रहता हूँ, बहुत अच्छा बन के रहता हूँ, कोई झगड़ा नहीं करता हूँ, कंट्रोवर्सी, सबसे बड़ी बात वही है। ए के अंदर भी मैं किसी कंट्रोवर्सी को क्रिएट ही ना करूँ, पैदा ही ना करूँ किसी भी बात को। जो ट्रेडिशन कह रही है, जो सबसे बड़ी बात, फर्स्ट ट्रेडिशन कॉमन वेलफेयर हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, यूनिटी हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। तो अपने आप मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ूंगा ही नहीं, ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करूंगा। और ए के बाहर की जहां तक बात है, हम रोज देखते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, पॉलिटिकल पार्टी अपना काम कर रही है, आम जनता पॉलिटिकल पार्टी को लेके लड़ मर रही है अपने अपने ओपिनियन देके, या और इश्यूज पे, सोसाइटी के और भी मुद्दे हैं, वो आपस में लड़ मर रहे हैं किसी भी मुद्दे को पकड़ के, और आपस में बहसबाजी हो रही है, विवाद हो रहा है, और यहाँ तक कि झगड़े भी हो जाते हैं, फिजिकल फाइट्स भी हो जाती है। तो मुझे क्या करना है? मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है इस विवाद में, क्योंकि बीइंग एन अल्कोहलिक मैं इमोशनली वल्नरेबल होता हूँ, भावनात्मक रूप से मैं उतना मजबूत नहीं हो पाता। तो मैं उन विवादों में पढ़ता हूँ जब वो उनके लिए मेरे प्रोग्राम के हिसाब से जो है ना वो चीजें चलती नहीं है। प्रोग्राम कहते हैं ऑनेस्टी, वो कहाँ बाकी विवादों में पढ़ूंगा तो ऑनेस्टी कहाँ गई? तो मैं कैसे कर सकता हूँ मैं विवाद में ना पढ़ूं, फालतू में ओपिनियन ना दूं, जिस चीज का पता है उसके बारे में बोलूं, जिस चीज का नहीं पता है मैं काम का अपना ज्ञान नहीं दूं। जहां मैं फालतू ज्ञान नहीं दूंगा, ओपिनियन नहीं दूंगा, वहां मैं 10वीं ट्रेडिशन का पालन कर रहा हूँ। और अगर मैं फालतू ओपिनियन दे रहा हूँ जिस चीज का मुझे पता ही नहीं, तो सबसे बड़ी बात कि ओपिनियन देता भी हूँ, जैसे हमने पहले क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन में भी कहा कि वो ये बता के ओपिनियन देना है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है,
इसका अल्कोहलिक्स अनोनिमस से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ए से कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीजों का देखेंगे जब, तो उसी तरीके से मैं इस परंपरा का पालन कर सकता हूँ, तो ए के अंदर और ए के बाहर। थैंक यू जी, धन्यवाद। और एक और चीज जो मैं अभी ग्रेप पॉइंट में देख रहा था, practically never have I heard a heated religious, political or reform argument amongst AA members. So long as we don't argue these matters privately, it is a cinch that we shall never publicly. मतलब प्राइवेटली भी ये अगर हम ऐसे कई बार हम एक दूसरे को रोकते हैं, बहस शुरू होती है, बट हमें सडनली रियलाइज होता है कि नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए। वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी, इवन एक ग्रुप के अंदर भी, ग्रुप मेंबर्स के साथ भी, दैट्स आल्सो सम सॉर्ट ऑफ मेरा दैट टेम्पररी सोसाइटी। ऐसी बातें आती हैं, स्पेशली व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, तो इमीडिएटली हम एक दूसरे को चौकन्ना करता है, भैया ये गलत चीज है, इस रास्ते पे जाना ही नहीं। ये झट से हम अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं, अपोलोजाइजिंग टू ईच अदर कि नहीं, ये हमें नहीं बोलना चाहिए था। थैंक यू। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं रवि अक्षरावी। सर, मैं भी इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि मेरे को भी ना ये पता चला कि ना, जब भी हम देखो ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हैं ना, तो मेरे को एक छोटी सी बात याद आती है बिग बुक से, कि हम सब लोग बहुत उपद्रवी लोग हैं, और इन उपद्रवी लोगों को काबू करने का तरीका ही सर ये ट्रेडिशंस है। अगर हम इन ट्रेडिशंस को अगर तोड़ते हैं तो उसका परिणाम हमें जल्दी ही भुगतना पड़ता है ग्रुपों में, और पता चल जाता है। मैंने ग्रुप तबाह होते देखे जो ट्रेडिशन से नहीं चलते। और ये जो लाइन है ना, मैनिफेस्ट द स्पिरिट ट्रेडिशन इन पर्सनल लाइफ आउटसाइड एंड इनसाइड है, सर मेरे को ये बात भी हमेशा, मैं जितनी बार पीआई करने या किसी के यहाँ 12 स्टेप करने जाता हूँ ना, तो मेरे को ये बात हमेशा याद रखनी पड़ती है कि मैं भी ए मेंबर हूँ और मैं ए का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा कुछ ना करूं या ऐसे कुछ शब्दों को ना बोलूं कि भैया मैं मीटिंग में भी खराब कर रहा हूं और मैं बाहर जाके भी लोगों के सामने ये ना लगे कि यार ये ए मेंबर ऐसे होते हैं। क्योंकि मेरे को भी पता, क्योंकि मैं ए मेंबर हूं, तो कुछ लोग जो मेरे पुराना इतिहास जानते हैं, वो मेरे बारे में, जिन्होंने मेरे को देख रखा है, उनको फिर क्या लगेगा कि भाई ये ए का मेंबर ये इस पॉलिटिक्स कर रहा है या ये किसी विवाद कर रहा है या कुछ कर रहा है। क्योंकि अगर हम मीटिंगों में भी अगर कोई बात को खींचने की कोशिश करते हैं ना सर, कि ये पॉलिटिक पार्टी अच्छी है या ये ऐसा अच्छा है या ये धर्म का कुछ अच्छा हो रहा है, तो सर वो बात बढ़ जाती है। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आउटसाइड इशू, मैं ना भारी किसी मुद्दे का ना समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं। ये बात को मेरे को ध्यान रखना कि समर्थन भी नहीं करना, विरोध भी नहीं करना, क्योंकि हम शराबी लोग तो बड़ी जल्दी किसी बात को खींचते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। 7th क्वेश्चन है, शुड द मीटिंग सेक्रेटरी इंटरवन टू रिमाइंड ए मेंबर शुड बी दिस ट्रेडिशन इफ ए मेंबर स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग वन पॉलिटिकल पार्टी कंपेयर टू अदर फेवरिंग रिलीजियस ऑफ अदर्स। क्या जो मीटिंग का सेक्रेटरी होता है वो बीच में किसी को बताता है कि भैया ये क्या, अगर कोई शेयरिंग कर रहा है किसी रिलीजन के बारे में या किसी अदर पार्टी के बारे में, तो वो बीच में रोक के कोशिश करता है समझाने की? करना चाहिए या नहीं, वो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन यही है कि क्या सेक्रेटरी को इंटरवीन करना चाहिए, क्या उसको बीच में दखल देना चाहिए, ताकि वो मेंबर को याद दिलाए कि आप ट्रेडिशन ब्रेक कर रहे हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजन के बारे में बात करते। इसी मीटिंग में मैंने एक बार दखल दिया है। कोई किसी एक शख्सियत के बारे में शुरू किया था बात, मैंने वहीं का वहीं काटा था, एंड स्टॉप्ड ऑल्सो। आई थिंक सेक्रेटरी शुड कीप इन माइंड, क्योंकि वहां पे कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, कौन कहाँ से आया है, वी हैव नो आइडिया। सो कोई भी एक पक्ष में कुछ बात होनी नहीं है। स्टिक टू ट्रेडिशन, स्टिक टू रिकवरी। जो भी शेयरिंग कर रहा है, रिकवरी के बारे में बात कर रहे, डोंट ड्रिफ्ट इनटू अदर टॉपिक्स।
That is my opinion. Thank you. और किसी का कोई ओपिनियन नहीं है इसके बारे में? मुकेश जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं फिर। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? हो गया है। हेलो हेलो। हाँ जी विकास जी, कुछ क्वेश्चन है सर आपका? हाँ सर, मैं विकास। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो। पूछिए। सर मैं विकास बोलिए। मैं अभी एक हफ्ते से वो बंद है। हेलो, सुनाई दे रही आवाज मुझे? हाँ विकास जी, आ रही है आवाज। मेरा बिल्कुल बंद है एक हफ्ते से, अक्टूबर हूँ मैं। तो मुझे डॉक्टर के पास वगैरह जाना चाहिए तो लीवर ट्रीटमेंट के लिए, यही सवाल था। हेलो हेलो। हाँ विकास जी, बोलिए सर। हाँ, मैं आवाज सुनाई दे रही नहीं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक हफ्ते से सोबर हूँ, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्या डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए? अभी मेरा टोटली अल्कोहल स्टॉप है। डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए मुझे, यही सवाल था मेरा। आप 1 महीने सोबर हैं, क्या डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, मतलब ट्रीटमेंट के लिए, लीवर ट्रीटमेंट के लिए। नंदू सर, आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? मेरा कोई डॉक्टर से पाला नहीं पड़ा भैया, और मैं इस मामले में नॉट कॉम्पिटेंट। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू आंसर दिस। ओके। यस कपिल जी, आप पूछिए सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल, मैं एक अल्कोहलिक। हाय कपिल। क्वेश्चन ये था स्पीकर से, क्या अगर अपना आपसी मनमुटाव हो ग्रुप के अंदर, आपसी मनमुटाव यानी मेरा बात सही, सामने वाले का बात गलत, या दोनों का बात सही और कोई गलत कोई सही, इसके अंदर अंदर के अंदर झगड़े कैसे रिजॉल्व कर सकते? ग्रुप कॉन्टेस्ट के होने के बाद भी अगर कोई आपको ऑफेंड करता है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? अगर एक पर्सन बरोबर सर्विस कर रहा है उसका, तो उसको बीच में सेकंड मेंबर आके कुछ बोल दे और वो मेंबर को बुरा लग जाए, तो इसके अंदर क्या कर सकता है? वो मेंबर अपना सर्विस कंटिन्यू रख सकता है या डिसकंटिन्यू होके चुपचाप निकल जाना चाहिए? क्या ऐसे सामने वाला व्यक्ति भी बीमार है, मेरे जैसा मैं भी बीमार हूँ, वो भी बीमार है, ये छोड़ के निकल जाना चाहिए? क्या कुछ इसके अंदर बात आगे बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है। ये एग्री टू डिसएग्री सुना है आपने? हाँ, एग्री टू डिसएग्री सुना है। तो फिर इससे आगे बात क्यों बढ़ती है? हम्म। हाँ रवि, कुछ बोलो। बिल्कुल सही सर। वैसे तो अगर कोई देखिए, हम पहला स्टेप, आपको अगर पहला स्टेप समझ आएगा
तो पहला स्टेप ही पावरलेसनेस का है। क्या मैं सिर्फ शराब के सामने बेबस हूँ या मैं लोगों के परिस्थिति समय इन पर लोगों के सामने भी बेबस हूँ? ये आप किसी को बदल तो सकते नहीं है। तो सर हमको अपना काम खुद करना पड़ेगा और हमें अपनी मीटिंग्स को, अपने लाइफ को, हमको ये स्टेप्स के हिसाब से, ट्रेडिशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो दूसरे कर रहे हैं वो उनका पार्ट है, हमें तो सिर्फ अपने पार्ट को देखना है। तो इसमें हम किसी को बदल तो सकते नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपनी बात को, अगर मेरी बात सही है तो मैं उसको ग्रुप के सामने रख सकता हूँ। यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं ना मीटिंग के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेंबर सर्विस कर रहा है प्रॉपरली और आप उसको बीच में टांग डाल रहे हो कि ये मत करो वो मत करो, तो वो मेंबर को किसने राइट दिया है कि आप गलत हो या आप सही हो? ये ट्रेडिशन के अंदर आता है या नहीं आता है? मेरे को ये भी पूछने का था। तो ये जो प्रॉपरली आप बोल रहे हो ना, वो हम्म। भी आपका ओपिनियन है ना, गलत भी हो सकता है। ओपिनियन है मेरा ये। अब वो गलत भी हो सकता है ना। यानी राइट और रॉन्ग दोनों भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। यस, लीव इट एट दैट। क्योंकि ओके। आप एंग्री अगर आप हो जाओगे तो रिजेंट पालोगे, रिजेंटमेंट नुकसान आपका होगा, अपना ही दूसरे का होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होएगा। वो तो बरोबर बरोबर समझ गया मैं। ओके, थैंक्स थैंक्स, थैंक यू। इतना ही पूछना था मेरे को स्पीकर से। अगला किसी का कोई सवाल है? हाथ प्रेस करके या माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। सन्नी भाई, आप कुछ पूछेंगे? हेलो हेलो। हाँ बंटी भाई बोलिए। हाँ, मेरा नाम बंटी है, मैं एक शराबी हूँ। मेरा ना एक सवाल है कि जैसे ना कई मीटिंगों में मैंने ना सुना है कि जिम्मेदारी की प्रार्थना लेते हैं और उसमें कहते हैं आखिरी में कि मैं जिम्मेदार हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं क्यों जिम्मेदार हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं जिम्मेदार किसको? तो ये थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ। एक दूसरा ये है कि क्या मैं अपने पैसों से भी पीआई वर्क कर सकता हूँ? क्योंकि मैं कई मीटिंगों में ना पीआई वर्क के लिए कई चीजें बोली थी, मैंने कहा ना ये चीजें दे, तो वो कहते हैं वहां पड़ा है, वो वहां पड़ा है, तो नहीं हो पाता है वो। तो मैं अपने पैसों से, कुछ पैसे से पीआई वर्क जैसे पंपलेट वगैरह अपने पैसे छपवा के कर सकता हूँ? बस यही सवाल है मेरा। नंदू जी, आपने क्वेश्चन सुना? सुना। ये पर्सनल कैपेसिटी में पीआई वर्क करने की बात कर रहे हैं, पैम्पलेट छापने की बात कर रहे हैं, और मोटिव ये होना चाहिए कि स्प्रेडिंग द मैसेज, कैरिंग द मैसेज। अगर इनका मोटिव ये है कि पैम्फलेट में मैं अपना नंबर, अपना नाम छाप के ए का मैसेज स्प्रेड करूं, तो उसमें मेरे को कुछ दिक्कत नजर आती है। इससे ज्यादा शायद मैं बोलूंगा नहीं अभी। गो अहेड रवि। नहीं, मेरा ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे को वहीं के ग्रुपों के नंबर डालने का ही है। अपना नंबर करूंगा तो फिर तो वो हो नहीं सकता। तो मेरा ग्रुप के ही मेंबर है ना, जो वहाँ के ग्रुप है उन्हीं के नंबर डाल के पीआई वर्क करना चाहता हूँ, बस यही है। अपने नाम से, अपने नंबर से नहीं। अच्छा, तो बट वो ग्रुप का लेटर से आपने पर्चे बांटे और उसका रिस्पांस आया, उसको सर्विस करने के लिए आपकी ग्रुप तैयार है क्या? ये नहीं कि आपने पर्चे बांट दिए बट कॉल कोई आंसर करने वाला ही नहीं, ऐसा नहीं तो नहीं नहीं नहीं, हो? अभी कुछ नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं किया। मैं पूछ रहा हूँ खाली, है ना, करने के लिए कि मैं अपने पैसों से भाई के नंबर हो, जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं ग्रुप के, कि भैया कि घरों जाके ना पर्चे बांटना होता है। जैसे हम कई चिपका देते हैं, वो तो फाड़ देते हैं, कई खंबे से उखाड़ देते हैं, क्योंकि कोई दूसरा चिपका जाता है तो वो हट जाता है, वो पैसे भी वेस्ट जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि अपने पैसों से कुछ पर्चे बंटवा के, नंबर वहीं के हो हेल्पलाइन नंबर से, बस ये कि घरों में डाल दिए किसी के, यहाँ भी किसी को मैसेज, तो मैंने हाँ किसी के परिवार में हो कि हाँ भाई हमारे घर में है तो कोई फोन कर ले, ऐसा कुछ चाहता हूँ मैं। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा बंटी भाई। मैं ना जब नया नया सोबर हुआ था ना, तो मैंने ना एक बहुत सीनियर मेंबर से पूछा कि सर मैं ए के भले के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे ना जवाब दिया कि आप होते कौन है ए का भला करने वाले। मेरे को ना सर बड़ा दुखी लगा कि मैंने कहा यार मैं पीआई करना चाहता हूँ, मैं मास
पब्लिसिटी करना चाहता हूँ या लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप होते कौन है? वो ग्रुप करेगा, इंटर ग्रुप करेगा, जीएसओ करेगा। मैं आप क्या खुद क्या कर सकते हैं? आप पहले खुद तो रिकवर्ड होइए, और खुद रिकवर्ड होने के लिए पहले मेरे को स्टेप्स करने पड़ेंगे। स्टेप्स करने के लिए मेरे को स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, और रिकवर्ड के साथ साथ जो सोबर की असली डेफिनेशन है ना, असली डेफिनेशन जो बिल ने कही है कि सोबर इज इक्वल टू फ्रीडम फ्रॉम अल्कोहल थ्रू टीचिंग द स्टेप्स एंड प्रैक्टिसिंग द स्टेप्स। यानी कि मैं कदम सीखूं और सिखाऊं। कदम मैं सीखूंगा कब? जबकि मैं वो स्पॉन्सर लूंगा, और कदम सिखाऊंगा कब? जब मैं स्पॉन्सर्स लूंगा। तो ये टू वे तरीके से है। इसीलिए मेरे को अगर कुछ अच्छा करना है, सबसे पहले बेसिक तो है कि मैं अपने 12 स्टेप प्रोग्राम तो करूं, 12 स्टेप प्रोग्राम करूं, और आगे वो प्रोग्राम बांटूं तो सही। तो सबसे पहले बंटी भाई आप इस पे जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। जी सन्नी भाई, आप क्वेश्चन पूछिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सन्नीनाथ शराबी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। अभी हाल ही में ना, थोड़े टाइम पहले हमारे ग्रुप में ना वो बुलाए गए थे ब्रह्मा कुमारी जी। तो क्या होता है इन द सेंस ना, अगले दिन एक मेंबर कहता है उनको ऐसे बुला लिया और मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो वो क्या होता है, जो ग्रुप के सीनियर होते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। नंदू जी, आपने क्वेश्चन सुन पाए सर? सनी का माइक ऑफ हो गया। ये टॉपिक मेरे को मालूम था। आई एम अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, बट मैं क्योंकि आई एम नॉट लोकल टू दैट प्लेस, इसके क्या डायनेमिक्स वहाँ हुए हैं, आई डोंट थिंक आई एम कॉम्पिटेंट। मेरे को इंस्टिंक्टिवली लगता है कि गलत बात हो रही है, बट आई एम नॉट लोकल टू दैट एरिया, सो आई विल कीप क्वाइट ऑन दिस मैटर। ओके सर, थैंक यू। और किसी भाई का क्वेश्चन है कोई? हेमंत भाऊ, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं रवि भाई, ऐसा कुछ है नहीं। सोमेश भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? ये जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें वही बात है ना कि वो द मूवमेंट, वॉशिंगटोनियन मूवमेंट वाज हाईजैक्ड बाय अदर पीपल। तो उसकी झलक मेरे को यहाँ आ रही है कि ये पोटेंशियल डिजास्टर एरिया है। ये तो समझ में आता है, बट बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दैट एरिया, इसीलिए मैं बात नहीं करना चाहता था। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा सन्नी भाई। आपको उसका क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल जाएगा। जैसे ना अभी सर ने ये वॉशिंगटन सोसाइटी के बारे में बताया ना, ये वॉशिंगटन सोसाइटी ना हमारी ए संस्था से काफी पहले, तकरीबन 100 साल पहले ये चालू हुई थी बाल्टीमोर में, और ये 6 शराबियों ने चालू की थी। और सर ये ऐसे, इनको भी शराब की समस्या से इन्होंने वहां पे प्लेज वगैरह सिस्टम चालू किया था। और क्या किया इन्होंने कि धीरे धीरे ना मेंबर बढ़ते गए। और ये कैसे मतलब ये देखिए कि हमारे 100 से 1000 मेंबर होने में कितना टाइम लगा, और इनके कुछ ही सालों में लाखों तक मेंबर पहुंच गए थे। लेकिन इन्होंने ना छोटी छोटी गलतियां करने लग गए। एक तो ये क्या करने लगे कि ना भैया, ये मेंबर से एंट्री फीस लेने लगे। मेरे को फीस याद नहीं, मैं पढ़ के बता पाऊंगा कितनी फीस थी। फीस लेने लगे, प्लेज लेने लगे। अच्छा, ये कहते थे कि एक मेंबर दूसरे मेंबर को अपने साथ लेके आए। फिर धीरे धीरे ना ये गोरे कालों के, अच्छा फिर इन्होंने ना स्टेज पे जाके ना पॉलिटिकली समर्थन भी करने लगे, और इनके कुछ मेंबर एमपी भी बने थे अपने एरिया के। तो ये देखिए कि ये ऐसे धीरे धीरे करके ना ये अपने मेन मकसद को भूल गए। जैसे कि हमारा 5th ट्रेडिशन मेन मकसद है कि पीढ़ी शराबी को तक संदेश देना। तो अगर हम ना कोई ऐसी हरकतें करते हैं ना कि किसी ब्रह्म कुमारी बुला लिया, या किसी हमने कुछ दूसरी पार्टी को बुला लिया या कुछ बुला लिया, तो धीरे धीरे ना ये विवाद ना बढ़ते जाते हैं, और ऐसे ना हम अपने मूल उद्देश्य से भटकते हैं। कल को देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये ट्रेडिशन कहना क्या चाहता है? ये ट्रेडिशन ये कहना चाहता है कि हम किसी भी भारी मुद्दों का ना किसी भी भारी विवाद या किसी मुद्दे का ना समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि हम अगर उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो हम इन चीजों में फंसेंगे नहीं, और अगर हम फंसेंगे नहीं तो हम अपने मेल मुद्दों से भटकेंगे नहीं। शायद मैं आपका आंसर दे पाया हूँ।
जी सोमेश भाई आप करिए सर, पूछिए जो। जी नमस्कार दोस्तों, सर अभी सोमेश। मेरा ये 10th एडिशन जो पढ़ रहे थे अभी हम, उसमें जस्ट एक मेरा अभी 2 साल का जो टेन्योर हुआ है, उसमें मैं जब शुरू में मेरा जॉब चेंज हुआ, फिर वापिस जॉब चेंज हुआ, ऐसे जॉब का जब मैं शेयरिंग करता था तो कई लोगों के फोन आते थे, यार हमारे भी जॉब नहीं है, हमारे भी जॉब दिलवा दोगे क्या, मेरे बेटे का अभी वो खत्म हुआ है बॉम्बे में है, तुम्हारी जानकारी है तो लगवा दो। मेरे पहले काफी अच्छे कॉन्टेक्ट थे नो डाउट, तो मैं वो यूज करने के लिए कोशिश भी किया। लेकिन जिन भाइयों को मैंने जॉब देने की कोशिश करी, वो थोड़ा मेरा उनके साथ रिलेशन बिगड़ते गए। तो क्या ये कह सकता हूँ कि ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस में जो फेलो मेंबर्स हैं, उनको मैं यदि सेंस ऑफ बिलोंगिंग समझ के कुछ सपोर्ट करूँ तो ये भारी मुद्दों में आएगा या कर सकता हूँ मैं? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। एक कहावत है अंग्रेजी में, लेंड मनी एंड लूज ए फ्रेंड। अभी आप समझो क्या करना है। इसमें हम ए में बोलते हैं ना कि व्यवहार सोच समझ के करो। इसमें ये प्रॉब्लम एरिया है। आप इंटेंशन आपका अच्छा होता है, बट कभी कभी उल्टा भी पड़ता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके। मैं सर इसमें थोड़ी सी एक मैंने सर 459 का वो पढ़ रहा था पीओ बॉक्स का, तो उसमें सर लिखा हुआ था 10 डिसीजन के ऊपर कि एक बार ना एक ग्रुप ने ना कहा कि हम सेलिब्रेशन के बाद ना भारी पार्टियों के साथ ना टिकट के साथ हम चाइल्ड शो वगैरह करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इससे ना AWS से पूछते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो उनका ये सीधा ये 10 ट्रेडिशन का जवाब आया था कि हम भारी मुद्दों से किसी से भी दूर रहते हैं। तो ये मेरे को अच्छा लगता है कि सर आज के टाइम में जैसे ना हम अलग अलग ग्रुप्स बाहर के ग्रुप्स के साथ जुड़ के कुछ करने की सोचते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वी आर ऑल्सो द स्पीकर्स ऑफ ए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ए के भी प्रवक्ता टाइप के हैं, कि भैया ये नहीं कि अगर हम सिर्फ अब ए मेंबर हैं तो ये नहीं कि भैया हमें जाके हम ए के बारे में सबको बताते रहें। भैया उसका कॉन्सिक्वेंस भी भुगतने पड़ते हैं। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन? हाँ रवि भाई, मैं ना इसमें पूछना चाहता था, जैसे आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, मैं इसमें ये पूछना चाहता था कि एक मेंबर ने, जैसे ब्रह्मा कुमारी आई कोई बात नहीं आगी, लेकिन एक मेंबर ने उसका अगले दिन ना विरोध कर दिया कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। तो उसने ऐसा बोला और उसके पीछे ना मोस्टली जितने सीनियर थे सारे पड़ गए कि हमने इतनी मुश्किल से बुलाया, इतनी उससे बुलाया, तुम्हें समझ नहीं आया, तुम घर की राजनीति, मतलब बहुत ज्यादा ना विवाद हुआ उस बात पे। क्या ऐसा होना चाहिए था? इसका सर एक ही आंसर है, अगर जो भी ग्रुप ट्रेडिशन से नहीं चलेगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं। इसमें आपको ट्रेडिशन फॉलो तो करने पड़ेंगे। ओके सर, थैंक यू। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे मेरे पास चॉइस है। अगर मेरे को लगता है कि ग्रुप ट्रेडिशन के मुताबिक नहीं चल रहा है, तो आई हैव ए चॉइस, आई जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट एंड ज्वाइन सम अदर मीटिंग। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन? आनंद भाई आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर मीटिंग की एंडिंग की तरफ चले। ओके। नंदू जी प्रेयर के साथ आप मीटिंग एंड कराइए। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें।
अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।